हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का ओशियन फिजिक्स में स्वागत है। 2021 में जो एग्ज़ाम होगी बिहार बोर्ड का फाइनल, वो फिजिक्स से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है मॉडल सेट, वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बारी बारी से बता रहा हूँ। एक बार इन डिस्कशन को आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज प्लेन कंडक्टर इज। एक कंडक्टर आप ले लो, सपोज करो ऐसा है एक कंडक्टर, ये चार्ज है, ठीक है। तो इस पे चार्ज की डेंसिटी कितनी होगी? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा होगी। एंड आप अपने तरफ से एक गॉसियन सरफेस की इस पर क्या कर दो, कल्पना कर लो, ठीक है। तो जब गॉसियन सरफेस की कल्पना करोगे तो एक गॉसियन सरफेस कट कर लो, एलिमेंट्री पार्ट, और ये हो जाएंगे यहाँ पे डी ए वेक्टर। ये हो जाएगा आपका कौन सी वेक्टर एरिया वेक्टर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जाएंगे इससे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच एंगल बन रहा है आपको 0 डिग्री। और आपको पता होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो था गॉस लॉ। किसी सरफेस से, क्लोज सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ये सभी बच्चे जानते होंगे। अब सपोज करो ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ से हटाओगे तो कॉस थीटा का मान 0 डिग्री तो 1 हो गया। ई कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएंगे, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा इक्वल टू क्यू का मान कितना होता है? सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो यहाँ से ध्यान सुनो डियर स्टूडेंट्स, क्या ए और ए कट जाएंगे तो ई का मान कितना आया? ई का मान कितना आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ऑप्शन में देखिए तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब आप भूल चूक से क्या करेंगे ना, ये वाला टिक कर देंगे। ये टिक नहीं करना आपको। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा ना बहुत पतली सी समतल चादर, आवेशित समतल चादर, तो बहुत पतली सी आवेशित समतल चादर के लिए होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए ना। तो गलती आपको नहीं करना है। यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, समतल चालक लिखा है, चादर नहीं है, चालक लिखल है। तो आपको कितना लगाना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है। ये तो सभी को याद होगा, ये तो सभी बच्चों को याद रहता है, -dB/dx। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएंगे इनका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। देखो बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 किलोमीटर रेडियाई वाले एस्पेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी मांगा जा रहा है। तो गोलीय चालक की संधारित्र बराबर धारिता, संधारित्र की धारिता बराबर फार्मूला क्या पढ़ाया था मैंने? 4 पाया एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है दोस्त। तो 4 पाया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता दो, 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू रेडियाई कितना है? 9 किलोमीटर का मान बताओ मीटर में, 10⁻3। अब 9 कट गया और +9 है, उधर जाएंगे तो -9, तो कुल मिला के 10⁻⁻6 फैराड, जिसको क्या 1 माइक्रो फैराड कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज अ ट्रू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दो धराधर, ठीक है। सभी बच्चे को बेनिफिट हो जाएंगे। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाए? 4 नंबर। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होती है। अब सुनो ध्यान से, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पहले किन किन बातों पर डिपेंड करती है वो चीज़ हम यहाँ से क्लियर कर रहे हैं। देखो कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी ना एरिया का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो सभी बच्चे जानते हो। दोनों प्लेट के बीच रखे मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी जानते होंगे। ये कैपेसिटी जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन का उल्टा, इन्वर्सली
प्रोपोर्शनल होता है। तो तीनों को मिलाओगे दोस्त तो तुम्हें आएंगे सी प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन आर एरिया अपॉन डी। अब जब यहाँ समानुपाती को हटाओगे इसको तो यहाँ क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आया सूत्र बताओ, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितना साधारण क्वेश्चन सब है ना। चलो ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा मेरे वाले बुक में A to Z। चलो 5 नंबर क्वेश्चन पे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है एंड वोल्टमीटर का प्रतिरोध V है। तो बीच में रिलेशन। अब सभी बच्चे जानते हो कि गैल्वेनोमीटर करंट को मापता है, करंट में भी माइक्रो एम्पियर को। इसका मतलब वहाँ पर रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, वहाँ पर रेसिस्टेंस क्या होगा बहुत कम होगा, जबकि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस आधार पे तुम ए ही ना टिक करोगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि भी है आपको वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस। तो ये बहुत बड़ा होता है किससे, गैल्वेनोमीटर से। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दम थोड़े है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। अब आपको मैंने पढ़ाया था क्रेश कोर्स में कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है ना आइडियल फॉर्म शुद्ध रूप कौन है, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज ही तो मारोगे ना, मीटर ब्रिज से भी अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है एंड व्हीटस्टोन ब्रिज से भी अननोन हाई हो या लो दोनों रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो इनका व्यवहारिक ढांचा शुद्ध ढांचा कौन होगा बताइए, मीटर ब्रिज नहीं होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान सुनना। कहा जा रहा है कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अर्थात द रसिस्टिविटी ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स। मैंने पढ़ाया था आपको रसिस्टिविटी सबस्टेंस के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करते थे। ये तो लेंथ डायमेंशन हो गया, इस पे डिपेंड नहीं करेंगे हैं। सी एस एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेंगे, मास भी उनका डायमेंशन होगा, इस पर भी डिपेंड नहीं करेंगे। तो डिपेंड किस पे करेंगे, नेचर ऑफ सबस्टेंस पे। तो क्वेश्चन में उतना ज़्यादा ताकत है ही नहीं, जो बच्चे पढ़ के जाएंगे आसानी से हर क्वेश्चन को क्या करेंगे अटेम्प्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कितना सुंदर है। KCL लॉ पूछा जा रहा है। बिंदु नियम को ही क्या बोलते हैं, KCL लॉ। किरचॉफ करंट लॉ में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहती है। तो सी से मैंने क्या बताया था, चार्ज कंजर्व रहती है ना। KCL में चार्ज कंजर्व रहती है, जबकि KVL में क्या कंजर्व रहती है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ कि KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ बाबा के वोल्टेज लॉ में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहती है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कितना सुंदर है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति। अब यहाँ देखो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल किया है। यहाँ समरूप दिया ऑप्शन ए, बी में दिया त्वरित, सी में दिया एक रूप औसत, डी में दिया अवमंदित। अब ध्यान से सुनना, यहाँ मिस्टेक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैंने ऑब्जेक्टिव मेरे बुक में देखोगे तो वहाँ पर सी नंबर में तुम्हें मिलेगा ड्रिफ्टिंग। क्या मिलेगा, अपसरित ड्रिफ्टिंग। क्या ऑप्शन है, नहीं है। लेकिन हाँ सी में एक दिया है एक रूप औसत यानी यूनिफॉर्म एवरेज, और इसी को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। तो देखो खेल है ना। अब बच्चे क्या करेंगे, समरूप लगा देंगे। अरे समरूप नहीं होगा, ठीक है। किसी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन की मोशन, सॉरी यहाँ इंग्लिश में गलती किया हुआ है, धारावाही लगा दिया। यहाँ करंट कैरिंग वायर देना चाहिए। क्या देना चाहिए, क्वेश्चन गलत है, करंट कैरिंग वायर, ठीक है। अगर कंडक्टर लिख देगा तब तो फिर यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। धारावाही चालक लिखा है हिंदी में, इस आधार पर सी नंबर आंसर इसका सही होगा, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर लिखना चाहिए था उनको। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे विद्युत परिपथ में पावर बराबर सूत्र। अरे डियर स्टूडेंट्स, पावर बराबर क्या पढ़ाया था मैंने, 6 पढ़ाया था क्या, और क्या पढ़ाया था, V² अपॉन R पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था, I² R पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था, W/T पढ़ाया था। तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, V² अपॉन R इज ए करेक्ट पावर की फार्मूला।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को मूव कराओगे तो उस पर कौन सी फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स। और फार्मूला पता होगा क्यू भी बी साइन थीटा, तो एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा का हटाओगे तो क्या लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आंसर हो जाएंगे इनका बी नंबर सही, बी नंबर 100% इनका सही है। चलो अब आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। एक अच्छा सा प्रॉब्लम है 12 में। देखो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है, अपने फाई बराबर फार्मूला पढ़ा था क्या, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मात्रा क्या हो जाएंगे, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और इसे क्या कहते हैं, बेबर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेबर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इनका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एम्पेयर किसका मात्रक है, करंट का। फेराड किसका है, कैपेसिटी का। टेस्ला किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। और ये बेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। किस परिपथ में सिर्फ, जिस परिपथ में सिर्फ यानी परिपथ लगाओ, यानी प्योर रेसिस्टिव सर्किट के बारे में बात कर रहा है। कौन सर्किट, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में आपको पूछा जा रहा है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेसिस्टिव सर्किट में। ध्यान से सुनना, पावर फैक्टर मैंने पढ़ाया था क्रैश कोर्स में, प्योर रेसिस्टिव सर्किट का 1 होता है। जबकि यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट आ जाए, कौन सर्किट, प्रेरकत्व वाला सर्किट, जिसमें प्रेरकत्व लगा हो, ओनली फॉर प्रेरकत्व लगा हो, उनकी पावर शक्ति होती है 0, उनकी पावर शक्ति होती है 0। तो ये कंसिडर करके रखना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एसी का आरएमएस वैल्यू, एसी का आरएमएस, अरे यार IRMS इक्वल टू क्या पढ़ाया था, सिद्ध किया था मैंने क्रैश कोर्स में आपको, I0 शिखर वैल्यू ऑफ AC अपॉन √2। तो आंसर दिख रहा होगा आपको कौन सा, सी नंबर करेक्ट, सी नंबर करेक्ट, सी नंबर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या मैंने आपको बताया था L इफेक्टिव बराबर, L इफेक्टिव बराबर LG जियोमेट्रिकल लेंथ मल्टीपल 5/6 पढ़ाया था ना। तो LG इक्वल टू क्या होंगे बताइए डियर स्टूडेंट्स, LG इक्वल टू क्या होंगे 6/5। L इफेक्टिव को यहाँ M लिखा है, क्या लिखा है M। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया और आप एग्जाम में जाके गलती कर बैठोगे। देखो कितना अच्छा है, एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई LM है और ज्योमेट्रिकल लंबाई LG के बीच रिलेशन में कौन सी सही संबंध है। तो ये चुंबकीय लंबाई की जगह देना चाहिए प्रभावी लंबाई, ठीक है, चुंबक की प्रभावी लंबाई। ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ है, ठीक है। एक बार इंग्लिश में देख लो तो कहीं क्या मैं किया है कैलकुलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। यहाँ इफेक्टिव लेंथ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे, ठीक है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ इफेक्टिव रहता तो ये सत्य हो जाते हैं, है ना। चलिए अब अपना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना का, क्वेश्चन नंबर 16। यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा सही है। तो क्या आपको डियर स्टूडेंट्स मैंने ये बताया था tan डेल इक्वल टू BV/BH, ये मैंने सिद्ध किया था, है ना। तो BV जो आपको दिख रहा है, क्या ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है एंड BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है। तो tan को क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन डेल अपॉन कॉस डेल बराबर BV/BH। क्या क्लियर है, ओके। अब ध्यान सुनो, क्या मैं डेल कॉस डेल को यहाँ भेज दूंगा एंड BV को यहाँ ले सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन
डेल बाई बी भी इक्वल टू एक मिनट, क्या आप इनको बी एच को यहाँ ले सकते हो? एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। देखो 10 डेल इक्वल टू बी भी बाई बी एच। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इनका लिख दो साइन डेल बाई कॉस डेल इक्वल टू बी भी बाई बी एच। अब आप इन बी एच को यहाँ से करस्पॉन्ड करके यहाँ ले आओ। ठीक है, तो क्या मैं इनको बी एच बाई कॉस डेल्टा नहीं लिख सकता? आसानी से लिख सकता हूँ, इक्वल टू बी भी बाई साइन डेल्टा। तो ये हुआ अपना रिलेशन। अब आप क्लियर समझ गए होंगे, है ना? बी एच बाई कॉस डेल्टा मैं लिख सकता हूँ। ऑप्शन नंबर ए क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन। चुंबकन तीव्रता की ऐसे मात्रक। तो ये छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है। चुंबकन तीव्रता यानी मैग्नेटाइजेशन का ऐसा यूनिट एम्पियर अपॉन मीटर, यानी एम्पियर मीटर इनवर्स होता है। एम्पियर बाई मीटर होता है, जिसको यहाँ लिखा है एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो। चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखा था, किसी भी मैग्नेट के ऊर्ध्वाधर तल को क्या बोलते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर। तो ये ऊर्ध्वाधर तल होता है। कौन तल होता है? ऊर्ध्वाधर तल होता है। एंड क्षैतिज तल को क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल मेरिडियन। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो 1 + d/f, जहाँ ये d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होता है स्पर्श दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा जा रहा है आपको? सामान्य आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, तो ये होता है 2.5 सेंटीमीटर। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को मानव नेत्र की फोकस दूरी कहते हैं, जिसकी जो सेपरेशन 2.5 सेंटीमीटर होता है। बट यहाँ ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली आप कितना लगा सकते हो? 2 सेंटीमीटर सही लगा सकते हो। समझ गए ना? आज ये क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा जा रहा है? हीरा का क्राइटिकल एंगल बताइए। हीरा का क्रांतिक कोण 25 डिग्री होता है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 24.41 मार दीजिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो उत्तल लेंस को मिलाने पर समतुल्य लेंस उत्तल ही तो बनेंगे। आज तो कल तो मैंने क्रैश कोर्स में आपको ये बताया था। ठीक है, चलिए अब प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत। पहले प्रकाशीय तंतु समझ लो। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है भैया? ऑप्टिकल फाइबर कांच की बनी सबसे पतली ट्यूब होती है। ठीक है, कांच की बनी सबसे पतली ट्यूब को क्या बोलते हैं? प्रकाशीय तंतु। और ये काम करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, TIR पर। किस पे काम करता है? TIR पर। ये क्वार्टर कांच के बने होते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 पे क्या कहा जा रहा है? सामान्य आँख के लिए स्पर्श दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी, वो तो 25 सेंटीमीटर सबको पता होगा। 25 सेंटीमीटर। 25 नंबर क्वेश्चन देखो। 25 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? तो वर्ण विक्षेपण। और दूसरी बात याद रखना, अगर वर्षा के बूंद पर प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन और 1 बार पुनः आंतरिक परावर्तन हो जाती है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ये भी क्वेश्चन आता है। प्राथमिक इंद्रधनुष की परिभाषा क्या बताया?
बारिश की बूंद पर प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन और 1 बार क्या हो जाए, पुनांति परावर्तन हो जाए तो क्या बनेंगे, प्राथमिक इंधनुष बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, ध्यान से सुनो। किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा कांच का अपवर्तनांक बैगनी का होता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश का अपवर्तनांक बैगनी का होता है। और अगर कांच के लिए अपवर्तनांक पूछता है तो नीला का होगा। किसका होगा? नीला का। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है वो नीला के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27, विनाशीकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 2n+1 λ/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में कहा जा रहा है, 28 में देखो, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति के निम्नलिखित में कौन सी घटना पुष्ट करती है? तो अनुप्रस्थ तरंग को ध्रुवीकरण ही तो पुष्टि करती है। और ध्रुवीकरण किसने दिया था? बूस्टर साहब ने दिया था। बूस्टर साहब का सूत्र क्या था? म्यू बराबर tan I/P, ये था बूस्टर लॉ। चलिए आगे है, मैंने सजेशन में ध्रुवीकरण की परिभाषा भी दे दिया है। एग्जाम में ध्रुवीकरण की परिभाषा पूछने की संभावना है। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश के मुड़ने की घटना कहलाती है विवर्तन। किसी भी धारनुमा सतह से, ब्लेड के धारनुमा सतह पे जब प्रकाश को टकाओगे तो वो हल्की सी मुड़ जाएगी, जिसको विवर्तन कहोगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा जा रहा है? चांदी का काजफलन होता है, चांदी का वर्क फंक्शन कितना होता है? तो ये तो मैंने आपको वे मॉडर्न फिजिक्स में लिखाया था, पूरा जितने सारे सबस्टेंस थे उनका वर्क फंक्शन। चांदी का होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, मॉडर्न फिजिक्स से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू सभी बच्चे को पता होगा कितना होता है? 6.626 × 10⁻34। ये है 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। समझ गए? इनका डायमेंशन भी याद करके जाना, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन याद कर लीजिए, ये भी पूछने की संभावना है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान मैंने सिद्ध करके दिखाया था क्या? गतिक द्रव्यमान कितना होता है? h/प्लैंक कांस्टेंट अपॉन c × लैम्डा, वेयर c इज अ स्पीड ऑफ लाइट। ये सिद्ध कर दिया था आपको। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 33 पे मैं एक्सप्लेन कर देता डिस्कशन के साथ, बट समय कम है इसीलिए। 33 में निम्नलिखित में कौन श्रेणी परावैगनी परिसर में पड़ता है? परावैगनी परिसर में कौन पड़ता है? तो परावैगनी में मैंने क्या बोला था? यूवी से लब करो, ट्रिक बताया था ना, यूवी से क्या करो? लब करो। बामर ने देखा, ये ट्रिक बताया था ना। तो यूवी में कौन पड़ता है? लब मतलब लाइमन, तो आंसर तो इसका लाइमन हो जाएगा। अगर बामर श्रेणी की बात करेगा तो वो दृश्य भाग में पड़ेगा। ठीक है, उनके अतिरिक्त जितने सारे श्रेणी हैं वो इंफ्रारेड में पड़ेंगे। आ जाओ 34 पे। 34 नंबर क्वेश्चन सुनो, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्न से कौन सा उपयुक्त नहीं है? देखो दोस्त, रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फेनोमेनन है, ये भी है, नेचुरल फेनोमेना भी है, स्वतः घटित होने वाला फेनोमेना भी है, बट वो एटॉमिक फेनोमेना नहीं है। रेडियो एक्टिविटी एटॉमिक फेनोमेना नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के जाना है तुम्हें। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या है भैया? अल्फ़ा है, तो ये तो हीलियम से गुण रखता है। इनकी अल्फ़ा मतलब प्लस, अल्फ़ा मैंने ऐसे लिखा था, यहाँ कट किया था, फाउंडेशन में बताया था, अल्फ़ा मतलब प्लस, ये हीलियम से गुण रखता है, ये पॉजिटिव है। बीटा इलेक्ट्रॉन है, ये तो उदासीन होता है, ये भी उदासीन होता है, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताया था, जितने सारे वर्णपट आते थे EM स्पेक्ट्रम में कितने थे? 7 रे आए थे, है ना, गामा, एक्स, UV, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, लाइट एंड रेडियो, ये सारे कुछ आए थे, जिसका ट्रिक था गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटका के इतना मारो कि रो दे। तो उससे आ गया जितने सारे उदासीन रे थे वो सब उसमें आ गया था। 7 उदासीन था, वो सब कुछ मैंने बताया था। तो ये गामा भी उदासीन है और एक्सरे भी उदासीन है, तो यहाँ आंसर हो जाएंगे तेज़ी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन
बीटा किरण। आज ये क्वेश्चन नंबर 36 पे अल्फा कण है। अभी तो मैंने बताया था अल्फा कण एक हीलियम नाविक है, एक हीलियम नाविक है। 37 नंबर कम्युनिकेशन सिस्टम से वही फार्मूला पूछा जा रहा है। टावर की ऊंचाई और पृथ्वी की रेडियाई प्रेस एंटीना की परास पूछा जा रहा है, तो वो होता है √2HR। आज ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है 38 में, ध्यान सुनो। ये भी मॉडर्न से है। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अदर ग्राउंड लेवल, ग्राउंड स्टेट में बताइए, ग्राउंड स्टेट में -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोर्स मॉडल से प्रूव किया था मैंने, बोर्स मॉडल को भी देख लीजिए, प्रूव कर लीजिए, टोटल एनर्जी के व्यंजक। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अपद्रव्य को यानी अशुद्धि को शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं तो कौन सी बढ़ता है? अरे चालकता क्या होती है? बढ़ती है। इसीलिए तो साइंटिस्टों ने शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाया, क्योंकि उन्हें चालकता बढ़ानी थी। ये तो सबको याद होगा। चलो 40 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रिक पे मैंने बताया था, नॉर गेट। देखो नॉर गेट, नॉर प्लस AB पे कौन सी बार, तो आंसर कौन हो जाएगा? Y बराबर A + B पर बार, तो C नंबर आंसर हो गया इसका। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 पे कुछ भी भारी नहीं है। अर्धतरंगी दृष्टिकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज तूने इनपुट करा फ्रीक्वेंसी को, तो कितना मिलेगा? 50 हर्ट्ज ही मिलेंगे। बट आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर होता, उसको 50 हर्ट्ज देते तो वो कितने मुझे आउटपुट के फ्रीक्वेंसी देता? ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में करो कि मैं देखूँ कि आपको होता है या नहीं। यहाँ पे रहता, अगर यहाँ पे रहता आपको अर्ध की जगह पूर्ण, तो आंसर क्या होंगे? तो आंसर क्या होंगे आप मुझे कमेंट में बताओ। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 50 हर्ट्ज अगर निवेश करेंगे फ्रीक्वेंसी को, तो कितना आउटपुट मिलेगा ये बताओ। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 11110, ये है आपको बाइनरी में, डेसिमल में आंसर बताइए, डेसिमल में आंसर बताइए। तो ये सब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। 30 का होगा, किसका होगा? 30 का। कैसे बनाया देखो, 1 मैंने कहा था पहले बीट गिन लो, तो बीट 5 है, तो 1 दूना 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये ट्रिक पढ़ाया था। 2 2 4, रुको ये नहीं चाहिए मुझे, प्लस 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 प्लस। अब बताओ ये 0 मतलब नहीं है, और ये सब 1 मतलब हाँ, तो जोड़ दो कितना आ जाएंगे? 30 आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपका एग्जाम में। तो क्या कर लोगे 42 का? ऐसे प्रश्न कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है, आपको ये कोई ज़रूरत नहीं कि यही पूछ लेंगे। ऐसे प्रश्न कुछ भी आ सकते हैं, तुम्हें बनाना आना चाहिए। अगर बनाने आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाँ या नहीं करके भेजो। जिसे जिसे आता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने, वो बहुत फास्ट में कमेंट करो यस, जो मुझे भी खुशी हो कि नहीं आप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश सभी बच्चों को पता होगा कि -1.6 × 10⁻19। तो ऑप्शन तो यहाँ छूटा हुआ है 10 के, डी नंबर में ऑप्शन होगा, देख लेना। E बराबर -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41, अरे यार ये दो बार आ गया क्या? 41 चलो 44 पे आओ, 44 पे आओ। एप्सिलॉन नॉट बराबर, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या मात्रा क्या होता है? फैराड अपॉन मीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखते जाओ अच्छे से प्रश्न को। डिवाई रिलेशन बिटवीन कूलम इंटू मीटर, ये सेंटीमीटर को ढक्कल संग सब सेट करता है क्वेश्चन को यार। 1 डिवाई = 1/3 10⁻29 कूलम इंटू मीटर होता है, ये मैंने आपको बताया है, जाके कॉपी देखिए। ये सब कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें बताया गया है। ए और बी के बीच तुल्यधारिता, ये तो हलवा क्वेश्चन, ये तो तुम बना दोगे। देखो ये सिंपल वायर लगा दिया क्या? अब सीधा है, जब सिंपल वायर लगा दोगे तो करंट इधर से नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ विरोध होगा चार्ज का, तो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो सिंपल है कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर किस में आ गए? सीरीज में। सीरीज में सूत्र क्या बताया था? CS = C/N। तो दो जुटे हैं सीरीज में, तो 2C/2 आंसर ए इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन। चलो मुझे तो लगता है मुझे बताने की कोई आवश्यकता था ही नहीं, बट
आप भी सीख लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो, सब लोग सीख लेंगे। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? जो अदर विद्यार्थी होंगे उनको शेयर करो, उन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होंगी इनके, क्योंकि वो अगर पूरा कोर्स नहीं किया होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको लगभग 30+ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में, क्योंकि लॉकडाउन लगी हुई थी तो ये क्वेश्चन से लगभग मुझे लग रहा है कि 30+ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, अदरवाइज आपके बुक से आने वाले। बट ये जो सेट बिहार बोर्ड ने जारी की है इससे 30 क्वेश्चन से कम तो नहीं आएंगे, 30+ ही आएंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं, बट इससे डिपेंड्स आएंगे, जैसे कन्वर्सन है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, तो वो आपको बनाने आना चाहिए। ये नहीं है कि सेम टू सेम वही पूछ देंगे जो इन्होंने डाला है, अदर कुछ भी आ सकता है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? अब देखो ये बिना मस्तिष्क वाला किसी बुक में मिलेंगे नहीं, ठीक है, या कोई ऐसे कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं? ये तो अपने तरफ से सेट किया है कि 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर क्या बराबर है, तो यही बराबर है, क्योंकि 1 एम्पियर आप खुद जानते हो कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है बताओ? 10⁻³ एम्पियर, है ना, तो 10⁻³ एम्पियर, तो ये तो आपस में बराबर 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻+3 लिखा है। ये मिली का मान बताओ? 10⁻³ एम्पियर। अब देखो ये तो क्वेश्चन हुआ अपना से उन्होंने अरेंजमेंट किया है, तो ये तो खुद बनाना पड़ेगा तुम्हें। अब ये और ये कट जाएंगे तो कितना हुआ? 1 एम्पियर। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होंगे। ठीक है, चलो, तो ये सब क्वेश्चन किसी के सजेशन से आने वाला नहीं है। माइंड वाला जब भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके लिए आपको खुद जो है नॉलेज होना ज़रूरी है। 48 निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? धारा घनत्व का डेफिनेशन पढ़ाया था, करंट पासिंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो फार्मूला करंट डेंसिटी इक्वल टू I अपॉन एरिया, तो ए नंबर करेक्ट होंगे, ए नंबर करेक्ट होंगे। चलो 49 नंबर प्रॉब्लम से आ जाओ। 49 में कह रहा है प्रतिरोध के लिए में कौन सी बातें सत्य है? और आपको पता होगा कि प्रतिरोध डिपेंड्स करते हैं सबस्टेंस की डायमेंशन पे, जैसे एल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो दोनों टर्म्स को मिला दो तो R समानुपाती L/A, और R बराबर सूत्र क्या हो जाएंगे? ρL/A। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये भी पूछने की संभावना है। तो आप लिखोगे प्रतिरोध पदार्थ के बीमा पे डिपेंड करती है, प्रकृति पे डिपेंड करती है, तापमान पे डिपेंड करती है, धारा की दिशा पे डिपेंड करती है, ये सब टर्म्स। ठीक है, चित्र में I का मान बताइए। अब देखो यहाँ पे 20 एम्पियर आ रहा है, इधर से 10 आ रहा है, इधर से 10 आ रहा है, तो इसमें कितना जाएगा? सोच के बताओ। 20 10 10 40 एम्पियर जाएगा, 40 एम्पियर जाएगा। किरचॉफ बाबा के फर्स्ट लॉ से पूछा है, KCL लॉ से ये क्वेश्चन आया है। अच्छा, क्या सेम क्वेश्चन वैसे ही आएंगे? नहीं, न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है। मैंने जो आपको 3-4 न्यूमेरिकल करवाया था क्रैश कोर्स में KCL लॉ पे, उसको ज़रूर करके जाएं। विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है? तो पोटेंशियोमीटर से मैंने बताया था। पोटेंशियोमीटर से क्या मापी जाती है? पोटेंशियोमीटर से सेल का EMF मेजर किया जाता है, या सेल के EMF की तुलना, दो सेल की EMF की तुलना की जाती है। करंट गैल्वेनोमीटर से मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर करंट मापे जाते हैं, जबकि एमीटर से करंट मापा जाता है। तो ये तो नहीं होंगे। प्रतिरोध को आप किससे? व्हीटस्टोन ब्रिज से मापते हो, या नहीं तो फिर उसके लिए आइडियल रूप मैंने लाया था, कौन सा चीज़ बताइए? उसके लिए आइडियल रूप मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज से हम रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, ये भी नहीं होंगे। तो आंसर होंगे सेल का EMF। आज ये क्वेश्चन नंबर 52 पे 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू, अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन, ये तो 10th लेवल का है। 3.6 × 10⁻⁴ कितना? 6 जूल। चलो आ जाओ 53 पे एक सुंदर सा क्वेश्चन। 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होता है? 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होता है बताओ? 5 इक्वल टू क्या पढ़ाया था मैंने? BA cos थीटा। तो B बराबर सूत्र क्या होंगे? 5/A। फाई का मात्रक वेबर अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन ध्यान से देखो तो क्या A नंबर ऑप्शन मिल रहा है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। आ जाइए 54 में। 54 नंबर क्वेश्चन देखो।
54 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। चुंबकीय फ्लक्स बराबर, अभी तो मैंने बताया था फाइव बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये क्लियर है क्या। आ जाओ 55 पे। 55 पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनना। 55 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड बराबर सूत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड बराबर सूत्र 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये तो खुद जानते होंगे। एंड एक सूत्र और बताया था E/B, ये 3 फार्मूला मैंने बताया था आपको। ऐसे भी क्रैश कोर्स में आप बढ़िया से मांझ के धुन के तैयारी कर लिए हो, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रहा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 56 पे। 56 पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनना। 56 पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनना। फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आइंस्टीन ने बताया था। E बराबर समानुपाती हटाओगे तो प्लैंक कांस्टेंट, h न्यू बराबर SC/λ, ये सारा सूत्र मैंने फाउंडेशन में और क्रैश कोर्स में भी बताया था। तो देख लो कौन सा होगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल हो जाएंगे, ए नंबर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाइए। 58 में निम्नलिखित में कौन सी सत्य है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन, ये तो मैंने 2 बार 3 बार आपको बताया था। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 पे क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। बाइनरी का जोड़ पढ़ाया था, 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, और 1 + 1 बराबर 10 पढ़ाया था तुम्हें, 1 + 1 बराबर 10 पढ़ाया था, ये 1 लिख रहा है, इसका मतलब ये गलत है। तो यही आंसर होंगे। कौन सा सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। 1 + 1 बराबर कितना होता है, 10 होता है, बट इन्होंने क्या लिखा, 1 + 1 बराबर 1, तो ये गलत है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन पे देखो। 60 नंबर क्वेश्चन तो ट्रिक पे ही है ना। स्टेप अप में पूछा जा रहा है, स्टेप अप में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच रिलेशन। तो डन तो नंबर 1 है, तो डन में क्या था, नंबर 1 बड़ा था N2 से, तो यहाँ N2 बड़ा हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डन है, डन नहीं है, अप है, कौन सी है, अप। डन रहता तो ये सही होता। क्वेश्चन नंबर कितना, 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 देखो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, दृश्य में पड़ता है बामर, लाइमन पड़ता है यूवी में, और ये दोनों इंफ्रारेड में। 62 नंबर क्वेश्चन देखो। 62 नंबर, उत्तर लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति, बच्चा वाला सवाल है, 10th क्लास की, पावर्ड 1 डायोप्टर होंगे, ये सब बताने की आवश्यकता मुझे। ये सब कोई क्वेश्चन भारी नहीं है। चलो आ जाओ 64 में आ जाओ, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 64 में ये भी क्या बताया, नोट्स देखो, ये सी नंबर आंसर इनका हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अब रुको 1 मिनट। हाँ 65 में क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन में से कौन सी राशि चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है, फ्रीक्वेंसी आंसर हो जाएंगे। तो ये सब बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद कर लोगे। 66 में एयर में स्पीड ज़्यादा होंगे, तो वो सब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलो 67 मुझे बताना चाहिए ये क्वेश्चन। जल के लिए क्रांति कोण की वैल्यू कितना होता है। वाटर के लिए क्रांति कोण का वैल्यू होता है 49 डिग्री। तो 49 डिग्री के आधार पे ये नहीं होंगे, अप्रोक्सीमेटली 48.75 डिग्री मार दीजिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे जल का। आ जाओ 68 में, संरचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है, 0 होता है, बट यहाँ पे ढक्कनों ने क्या ऑप्शन सेट करा है पता ही नहीं, तो 0 होता है इनका आंसर, ठीक है। 69 में देखो, प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता के लिए से कौन से सत्य है, तो ये तो I = 1/λ4 किसने दिया था, रेले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ, और ये लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी, कांच के समांतर पट्टी का पावर होता है 0, तो पावर बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1/फोकस, तो फोकस बराबर क्या हो जाएंगे, 1/पावर, तो पावर का मान 0, और 0 से 1 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट, तो आंसर होंगे इन्फिनाइट। तो आई होप सभी बच्चे को ये सारा टर्म्स जो अभी मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, ये एग्जाम के लिए काफ़ी VVI है। मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि हो सकता है बिहार बोर्ड यहाँ से 30+ क्वेश्चन आपसे
फाइनल में पूछ ले। इसीलिए आप ये 70 ऑब्जेक्टिव को 2 बार 3 बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिए। एंड आज मैं आपको क्रैश कोर्स में इनका रिवीजन भी करवाने वाला हूँ और इनके प्रत्येक सब्जेक्टिव भी क्रैश कोर्स में ही बताएंगे आपको, ठीक है। और आज इनका सब्जेक्टिव का आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए ओके, इट्स ओके। अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें। चलिए ओके, थैंक यू।